नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन में। मैं प्रवीण कुमार चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इससे पहले मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुका हूँ, जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ से आप उसको जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फ्लक्स वर्ड है उसको लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहना या फ्लो होना। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक पाइप है। इस पाइप में एक वाटर या लिक्विड देखिए इसमें फ़्लो हो रहा है। तो इस पाइप के अंदर वाटर या लिक्विड के फ़्लो होने को हम कहेंगे कि ये फ्लक्स है, वाटर का फ्लक्स है, लिक्विड का फ्लक्स है, या जो भी चीज़ इसके अंदर फ़्लो हो रही है उसका फ्लक्स है। और इसी सेंस में अगर हम बात करें कि हमारे पास में कोई सरफेस है, कोई उस सरफेस के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से मिल करके बनी होती हैं। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बहुत करीब करीब होती हैं और ज़्यादा संख्या में होती हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दूर दूर होती हैं और कम संख्या में होती हैं तो हम कहते हैं कि अब ये पता करने के लिए कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक काल्पनिक पृष्ठ रखना होगा, इमेजरी सरफेस रखनी होगी। और उस इमेजरी सरफेस या काल्पनिक पृष्ठ को हम सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। और इस सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, क्रॉस करेंगी, उतना ही फ्लक्स उस पॉइंट पर होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, जितनी कम होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही कम होगा। सपोज़ मान लेते हैं कि सरफेस एरिया से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 है। अगर सरफेस एरिया से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 20 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितनी सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया से निकलेंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पर होगा। बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface area is a measure of total number of electric force lines inside the surface area, and it is denoted by letter phi E, where phi is the flux and E is the electric, that is electric flux. In other word we can say that, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पे और दूसरा सरफेस एरिया पे, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं और इस इक्वेशन से हम लोग देख रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस एरिया से गुजरेगा, उससे होकर क्रॉस होकर के जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पर होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और वेक्टर एनालिसिस से हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर दो वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया को भी वेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है या वेक्टर लिया गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जाना कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल को देखना होगा, उनको समझना होगा। चलिए पहले एग्जाम्पल को इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर एक सरफेस एरिया को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में परपेंडिकुलर रख दिया है और आप देख रहे हैं
कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलरली उसको क्रॉस कर रही हैं, उससे हो करके गुजर रही हैं। जैसा कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली उसको जो है वो क्रॉस कर रही हैं। और जितनी भी लाइंस हैं वो सारी सरफेस एरिया के अंदर से होकर के निकल रही हैं, अंदर से होकर गुजर रही हैं। तो ये सारी की सारी लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगी। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग इस एनिमेशन में देखेंगे कि यहाँ पर सरफेस एरिया को थीटा एंगल से 90 डिग्री से अदर एंगल पर थोड़ा सा झुका करके फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कुछ तो ऊपर नीचे से जा रही हैं सरफेस एरिया के, और कुछ सरफेस एरिया के अंदर से होकर के जा रही हैं। तो यहाँ पर जो लाइंस सरफेस एरिया के अंदर से होकर के जा रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगी, और जो लाइंस ऊपर या नीचे से या सरफेस एरिया के बाहर से जा रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएंगी। इसलिए यहाँ पर केस ए की तुलना में यहाँ पर केस ए के कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा कम होगा। और तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है बिल्कुल लिटा कर रख दिया गया है। जैसा कि इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि एरिया को बिल्कुल लिटा दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि उसको पैरेलल कर दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी लाइंस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रही है, सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रही है, या तो ऊपर से निकल रही हैं या तो वो नीचे से निकल रही हैं। और कोई भी लाइंस फ्लक्स तभी बनाएगी जब वो एरिया को क्रॉस करती हुई जाएगी। यहाँ पर कोई भी लाइंस एरिया को क्रॉस करती हुई नहीं जा रही है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा या मिनिमम होगा। तो इन तीनों केसेस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सरफेस एरिया के डायरेक्शंस को चेंज करते ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई, जबकि सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज किया गया है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होकर के आ रही है। जैसा डायरेक्शन वैसी वैल्यू। और हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी यही होती है कि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, और यहाँ पर सरफेस एरिया का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने सरफेस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश ये क्या होता है और ये कैसे इंटरलेट होता है इससे, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज़ ये मान लेते हैं कि ये आपके पास में कोई एक एरिया है, कोई स्फेरिकल एरिया है, और इसके इस पॉइंट से अगर हम ऊपर की तरफ अपवर्ड्स एक नॉर्मल खींचते हैं, बाहर की तरफ एक नॉर्मल या अभिलंब खींचते हैं, तो इस अभिलंब को बोलते हैं हम लोग हैं एरिया वेक्टर। सपोज़ हम मान लेते हैं कि इस पूरे एरिया का मैग्नीट्यूड जो है वो कैपिटल ए है, और इसका जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इसको हम लोग दिखाते हैं एन कैप से। एन कैप इसका डायरेक्शन है, इस नॉर्मल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो बाय डेफिनेशन वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा एन कैप डॉट ए। ये तो आप जानते हैं कि वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश एक वेक्टर है, और वेक्टर जो होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मिला करके बनता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए को ही हम बोलेंगे एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। अर्थात एरिया वेक्टर वो चीज़ होती है जो किसी सरफेस का डायरेक्शन बताती है। सपोज़ आपके पास में ये कोई शेप है, इस तरह का कोई आपके पास में सरफेस एरिया है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? हम इसके इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से हम बाहर की ओर आउटवर्ड एक नॉर्मल खींच लेते हैं, तो यही इसका नॉर्मल जो है वो इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन है। सपोज़ अगर ये एरिया इस तरीके से रखा हुआ है फील्ड के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट मान करके यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो गया एरिया वेक्टर, यानी इस सरफेस का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर किसी सरफेस का डायरेक्शन बताता है। चलिए एरिया वेक्टर को हम लोग और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। सपोज़ ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इलेक्ट्रिक फील्ड E। और इस फील्ड के बीच में हमारे पास में एक सरफेस एरिया यहाँ पर रखा हुआ है, सरफेस एरिया A रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, लंबवत क्रॉस कर रही हैं। और ये आप जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पर हमको इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि सरफेस जो बीच में सरफेस एरिया है इसका डायरेक्शन क्या है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग इस किसी भी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और वो कहलाएगा वेक्टर ए। और यही नॉर्मल, यही आउटवर्ड खींचा गया नॉर्मल इस सरफेस एरिया के डायरेक्शन को बताता है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी इस तरफ, यानी कि दोनों के डायरेक्शन एक जैसे हो गए। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और सरफेस एरिया के बीच का जो एंगल है वो θ=0 डिग्री है, जबकि परपेंडिकुलर रखा हुआ है फील्ड के अंदर। तो ये होता है सरफेस एरिया का डायरेक्शन। और दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पर सरफेस एरिया रखा हुआ है लेकिन इससे उल्टा रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसको इस तरीके से रखा गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल, यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके पैरेलल जा रही है, इसको छूती हुई जा रही हैं। तो बाय लॉ, बाय डेफिनेशन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी लाइंस इसको परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं कर रही है। और आप बात करें कि इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पर हम बाहर की ओर या ऊपर की ओर एक नॉर्मल खींचेंगे, वो कहलाएगा एरिया वेक्टर ए। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ई और ए के बीच में जो θ होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से एरिया वेक्टर किसी सरफेस एरिया का डायरेक्शन बताता है, किसी सरफेस एरिया का डायरेक्शन शो करता है। चलिए अब हम किसी बड़े से सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। किसी बड़ा सा सरफेस एरिया, सपोज़ हमारे पास में ये कोई बड़ा सा सरफेस एरिया है और हमको इस बड़े से सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, निकालना है। और हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि इस बड़े सरफेस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं वो यूनिफॉर्म है और इस सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है और ये बड़ा सरफेस एरिया है और ये इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। ये एज्यूम किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट ये एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, ये कहीं से उबड़ खाबड़ टाइप का कुछ इस तरीके से है। तो हम करते क्या हैं कि इस पूरे एरिया में यहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया एज्यूम कर लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। और इस छोटे से टुकड़े का डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा इस तरफ, यानी कि आउटवर्ड, आपको बताया था। तो ये हो गया वेक्टर ए। और ये छोटा सा टुकड़ा जो है, सूक्ष्म टुकड़ा जो है, इसका एरिया क्या हो गया, इसका और ये हो गया डी ए, इसका एरिया हो गया डी ए और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो छोटे से, तो हम करेंगे क्या कि इस छोटे से सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो आपको पता ही है कि छोटे से सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं और ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डी फाई इक्वल टू ई डी ए। यहाँ पर डी फाई क्या है, फाई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और डी फाई इस छोटे से एरिया का छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटे से एरिया में छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, वो है डी वाई। और डी ए छोटा सा, ये हमारे पास में एरिया वेक्टर या सरफेस एरिया, और ई यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पूरे बड़े से एरिया में सब जगह पर यूनिफॉर्म है, बराबर है, समान डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
कंसीडर कर लेंगे। अब हमारे पास में थीटा ई और डी ए के बीच का कोण हो, एंगल हो, तो थीटा अगर एंगल है हमारे पास में वो किसके बीच में है, ई और डी ए के बीच में एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। देन डी फाई इजकल टू ई डी ए कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसीडर कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छोटे से सरफेस एरिया का छोटा सा फ्लक्स निकल करके आ गया। डी फाई इजकल टू वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए इज़ द सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द ई एंड ए। और हमको निकालना है इस पूरे बड़े से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे निकालेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। तो सरफेस इंटीग्रल करते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर फाई इजकल टू सरफेस इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा और ई दोनों कांस्टेंट हैं, निकल के बाहर आ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई यूनिफॉर्म है, समान है, इसलिए निकल के बाहर आ जाएगा। आपको मिलेगा यहाँ पर फाई इजकल टू ई कॉस थीटा ए डी ए। और मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि ए डी ए इजकल टू होता है ए। हमें मिल जाएगा फाई इजकल टू ई ए कॉस थीटा। और ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कुछ भी नाम दीजिए, थर्ड नाम दे दीजिए यहाँ पर इसको। तो आप देख रहे हैं कि जो फाई इजकल टू ई ए कॉस थीटा आ गया, ये इस पूरे बड़े से सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आ गया। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेरिवेशन है, किसी बड़े से संपूर्ण बड़ा सा एक बड़ा सा जो है एक सरफेस एरिया। पहले छोटा सा निकाला, पहले छोटे सरफेस एरिया के एज्यूम कर लिया कि छोटा सा एरिया है, फिर उसको पूरे को जो है वो इंटीग्रल कर दिया, सरफेस इंटीग्रल कर दिया, और लास्ट में हमको यहाँ पर मिल गया फाई इजकल टू ई ए कॉस थीटा, यानी बड़े से सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और एग्जाम्पल्स के बारे में। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्या रूल हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं फिजिक्स के अंदर। एक चीज़ को कई वर्ड से हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो थोड़ा उनको भी समझना होता है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जो हमको लगता है कि हमने पढ़े नहीं, उनके कई मतलब हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ रूल्स हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं सरफेस एरिया की। पूरी कहानी आपने देखी सरफेस एरिया पर ही डिपेंड थी। तो सरफेस एरिया दो तरीके से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सरफेस एरिया या तो 2 डायमेंशनली होगा या 3 डायमेंशनली होगा। अगर सरफेस एरिया 2 डायमेंशनली है, सरफेस एरिया अगर 2D है, 2 डायमेंशन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सरफेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सरफेस। और ये इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब हमारे पास में कोई एक प्लेन है x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, और कोई सरफेस एरिया इस प्लेन में रखा हुआ है 2 डायमेंशनली। सपोज इस तरीके से ये रखा हुआ है। तो इसका डायरेक्शन, जैसा कि डेफिनेशन में है, आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पर एक अपवर्ड नॉर्मल खींच देंगे तो वो उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन कहलाएगा वेक्टर ए। अभी तक हमने ये जाना। लेकिन जब एरिया 2 डायमेंशन है, जब सरफेस एरिया 2 डायमेंशन रखा हुआ है, 2 डायमेंशन है, तो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ भी पॉसिबल है, वेक्टर ए, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जब सरफेस एरिया 2 डायमेंशन है तो यहाँ पर हम दोनों कंसिडर करेंगे, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यही सरफेस एरिया 2 डायमेंशन सरफेस एरिया है, ये प्लेन है x
-x, y, -y और इस प्लेन में रखा हुआ है, लेकिन अब वो इस तरीके से रखा हुआ है। तो आप देखें इसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसा कि आपको बताया, किसी भी पॉइंट से एक नॉर्मल खींचे आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा ए। लेकिन ये 2 डायमेंशन है, तो इसको इनवर्ड भी हम लोग लेकर के चलेंगे वेक्टर ए। यानी अगर 2 डायमेंशनली सरफेस एरिया है तो हम उसके दोनों एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे। अगर इस तरह रखा हुआ है प्लेन में तो अपवर्ड भी लेंगे और डाउनवर्ड भी लेंगे एरिया वेक्टर, और अगर इस तरह रखा हुआ है तो आउटवर्ड भी लेंगे और इनवर्ड भी लेंगे। तो इनके दोनों डायरेक्शंस को हम यहाँ पर कंसीडर करते हुए चलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास में अब सरफेस एरिया है वो है 3D। 3D सरफेस एरिया का हमारे पास में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। जैसा आपको बताया कि एक ही वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, तो 3D सरफेस अगर है तो हम बोलेंगे क्लोज सरफेस। 3D का मतलब होता है कि ऐसा कोई चीज़ जो तीनों प्लेन्स में x, y और z में लाई करे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि एक 3D सरफेस में कितने एरिया वेक्टर कंसिडर किए जाएंगे और कितने होते हैं। सपोज़ ये हमारे पास में कोई एक प्लेन है x, -x, y एंड -y, और इस प्लेन में हमारे पास में कोई एक 3D शेप रखी हुई है। सपोज़ जैसे कि एक कोई क्यूब या कोई घन। चलिए एक क्यूब बना लेते हैं पहले यहाँ पर एक। आप देख रहे हैं कि ये क्यूब है। अब यहाँ पर बाय डेफिनेशन आगे चलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहले ये सरफेस, ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन एक तो होगा अपवर्ड वेक्टर ए और दूसरा होगा नीचे वेक्टर ए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ अपवर्ड वाले को, आउटवर्ड वाले को कंसिडर करेंगे। जो डाउनवर्ड है या इनवर्ड है इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अब देखें एक हमारे पास में सरफेस ये है, इसमें हम एक इस तरफ बनेगा एरिया वेक्टर और एक अंदर की तरफ बनेगा एरिया वेक्टर। हम लोग यहाँ पर ये वाला वेक्टर लेंगे और ये वाला यहाँ पर नहीं लेंगे, यानी कि आउटवर्ड वाला लेंगे, इनवर्ड वाला यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक आपके पास में ये सरफेस है, यहाँ पर एक नीचे जाने बनेगा वेक्टर, एक बनेगा अंदर की तरफ इनवर्ड और आउटवर्ड। तो यहाँ अंदर वाला हम वेक्टर यहाँ पर छोड़ देंगे, सिर्फ बाहर वाला वेक्टर ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब देख रहे हैं कि एक सरफेस ये है, यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, एक ये बाहर की तरफ आउटवर्ड, एक अंदर की तरफ इस तरफ। हम ये वाला छोड़ देंगे, सिर्फ ये वाला यहाँ पर देंगे। एक सरफेस और है, देखिए एक बाहर की तरफ सरफेस, क्योंकि 3D शेप है ये। एक सरफेस ये है, यहाँ पर भी एक बाहर की तरफ बनेगा, हमारी तरफ बनेगा, एक बॉक्स के अंदर बनेगा। जो बॉक्स के अंदर बनेगा उसको छोड़ देंगे और जो बॉक्स के बाहर बनेगा इसको यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एक सरफेस और है पीछे की तरफ, बैक साइड में, वहाँ पर एक देखिए एक बाहर पीछे की तरफ जाएगा खुले में वेक्टर, एक आएगा बॉक्स के अंदर, तो हम अंदर वाला छोड़ देंगे, बाहर वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3D शेप के अंदर एरिया वेक्टर वही कंसीडर किए जा रहे हैं जो बाहर की तरफ है। जो बॉक्स के अंदर हैं, जो शेप के अंदर वेक्टर जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं 3D सरफेस का, 3D शेप का देख लेते हैं इसको। ये भी एग्जांपल 3D सरफेस का ही है, पहले क्यूब लिया था, अब एक कोई सिलेंड्रिकल सरफेस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास में कोई एक प्लेन है, +x, -x, +y एंड -y, और यहाँ पर जो हमारे पास में शेप है आपकी बार वो है सिलेंड्रिकल। तो इस प्लेन में जो है एक हमारे पास में कोई सिलेंड्रिकल शेप रखा हुआ है या कोई सिलेंडर ही कोई रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी बस वही रूल फॉलो करना है, आउटवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड में आउटवर्ड को हमको लेना है, इनवर्ड को नहीं लेना है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे, जो शेप के अंदर जाएगा वेक्टर
उसको छोड़ देना है। जो इरेक्टर शेप के अंदर जा रहा होगा उसे छेड़ना है, छोड़ देना है, और जो बाहर जा रहा होगा उसे सिर्फ कंसीडर करना है। तो आप देखिए एक सरफेस हमारे पास में ये है, एक सरफेस हमारे पास में ये, और बाकी ये गोल सरफेस है। ये 3D शेप है, ये गोल सरफेस है, बेलन टाइप का है कोई ये। तो आप देखें एक सरफेस ये है, तो यहाँ पर बाय लॉ नियम लगाएंगे, एक पॉइंट से आउटवर्ड एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो होगा वेक्टर ए, और लेकिन इसके अंदर भी ड्रॉ होगा वो होगा वेक्टर ए, लेकिन अंदर वाला छोड़ देंगे, बाहर वाला कंसीडर करेंगे। ठीक रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जो बाहर की तरफ जो होगा नॉर्मल उसको हम लोग लेंगे, जो अंदर की तरफ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। और इस पूरी सरफेस पर कहीं पर भी हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ, उसको कहेंगे वेक्टर ए, और अंदर की तरफ जो होगा उसको छोड़ देंगे, बाहर को ले लेंगे, बाहर वाला कंसीडर कर लेंगे। और ठीक यहाँ पर भी पूरी सरफेस के ऊपर कहीं पर भी हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड, इसको ले लेंगे, और जो शेप के अंदर जाएगा, जो बॉडी या सिलेंडर के अंदर वेक्टर जाएगा उसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो आपने देखा कि सरफेस कैसी भी हो 3D में, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो क्यूब में हो, हम जो बॉक्स के अंदर या सिलेंडर के अंदर जो वेक्टर जा रहा है उसको छोड़ देंगे, जो बाहर की तरफ वेक्टर्स हैं हम सिर्फ उनको ही कंसीडर करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूरा डिटेल, पूरी विस्तार से आपसे चर्चा करी गई। इस पूरे चर्चा में, इस पूरे डिस्कशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। तो चलिए आप मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।